सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। माय नेम इज विजय और आप ई पाठशाला के चैनल पे देख रहे हैं न्यू सीरीज के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में जो नए सिलेबस ऐड हुए हैं उसका आज हम टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है पटेल एंड द नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना संपूर्ण सहयोग दिया। तो दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज को हम चैप्टर फर्स्ट चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जो क्लास 12 के अंदर है वो एनसीईआरटी के अंदर अवेलेबल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस इसको इंट्रोड्यूस करा गया है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी लोग क्लास 12 की कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं, चाहे वर्ल्ड वाली बुक की हो या इंडिया वाली बुक की हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, सब कुछ डाउनलोड करिए, वॉच आउट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोस्तों इनसे रिलेटेड टॉपिक पूरे एनसीईआरटी में ही नहीं बल्कि पीसीएस के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपीएससी के एग्ज़ाम में, एवरी एग्ज़ाम में सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड चीज़ें आती है। आप चाहते हैं ये चीज़ें डाउनलोड करना तो आप हमारे साथ टेलीग्राम पे अवेलेबल हैं अगर, तो ईपी फैमिली आपके लिए है। आप ईपी फैमिली पे जाइए, ज्वाइन होइए, और जो हम लेक्चर सीरीज ले रहे हैं टेलीग्राम की, वो पूरी की पूरी आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। सो ऑफकोर्स आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। जाइए डाउनलोड कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल emerged as a major leader and the freedom of the freedom movement। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे, और ऑफ कोर्स नेता ही क्या, मैं कह सकता हूँ ये सुप्रीम हेड हो सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना तो ये है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री होने चाहिए, बट डिप्टी पीएम बने, लेकिन हाल से फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने जो योगदान दिया है वो योगदान हमारे भारत की एकता के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए आज हम इसे पढ़ भी रहे हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर आज़ादी के टाइम पीरियड पे इनको 1947 की आज़ादी के टाइम पीरियड पे इन्हें डिप्टी पीएम बनाया गया था, और होम मिनिस्टर भी बनाया गया था। इन्हें पहले होम मिनिस्टर यही थे। खेड़ा सत्याग्रह मूवमेंट जो 1918 में हुआ था, उस टाइम पे इनका बहुत अच्छा रोल रहा। द मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड in the support of peasant in the Khera district as they were unable to pay high tax levied by the British due to crop failure and epidemic plague। मतलब उस टाइम पीरियड पे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो ऑफ कोर्स गुजरात के अंदर है, और गुजरात के अंदर उस टाइम पीरियड पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो वहाँ के किसान थे, उन किसानों को ज़्यादा रेवेन्यू देना पड़ रहा था क्या कहते हैं अंग्रेजों को, और एक तो उनका क्रॉप फेलियर हो गया था, यानी कि जो फसलें थी वो खराब हो चुकी थी, और खराब होने की वजह से जब फसलें खराब हो गई है तो फिर वो किस तरीके से उसको पे कर सकते हैं, टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। सो एक तो ये था कि इस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस टाइम पीरियड पे सरदार की उपाधि दी गई, और ऑफ कोर्स ये आंदोलन एक नेशनल वर्ल्ड वाइड आंदोलन बाद में जाके बना। दूसरा था बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह में गांधी जी ने पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करी। ऑफ कोर्स गांधी जी इस टाइम पीरियड पे जाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी पॉलिटिकल एक्टिव नहीं थे उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि हाल फिलहाल वो समय जेल से आए थे। इसलिए बरदौली सत्याग्रह के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही रोल रहा। द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन जनवरी 1928 आफ्टर द लैंड रेवेन्यू इन बरदौली तालुका वॉज इंक्रीज्ड बाय 30%। लैंड रेवेन्यू ऑफ कोर्स जो जमीन का कर देना पड़ता था, जिसे हम राजस्व कर बोलते हैं, उसको भी 30% बढ़ा दिया गया, और फरवरी में फिर फाइनली सत्याग्रह चलाया गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, और इसे मतलब बरदौली सत्याग्रह कहा गया। और फाइनली सरदार की उपाधि बरदौली में मिली थी। मैंने माफ़ी चाहूँगा कि मैंने खेड़ा के अंदर बोल दिया, और बरदौली सत्याग्रह के अंदर वुमेन के द्वारा उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। दोस्तों, ये दो मूवमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइफ के सबसे अहम मूवमेंट में से आते हैं, और आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि बरदौली सत्याग्रह के अंदर ही उनको सरदार की उपाधि मिली थी, जो फरवरी 1928 में चलाई गई थी। तो फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ दिस कंट्री, तो इन्होंने क्या करा उसके बाद दोस्तों? 1914, 1928, 1924, 1922, बहुत सारे रोल इनके अलग अलग जगह पे रहे थे। फाइनली बात होती है जब फाइनली ब्रिटिश के लोग भारत को छोड़ के जाने वाले होते हैं, तो यहाँ पे बात आती है अखंड भारत का निर्माण करने की। आपको अच्छी तरीके से पता है कि ब्रिटेन के लोग जिनको भी गुलाम बनाते हैं ना, उनको ये पूरी तरीके से बिल्कुल स्केल की तरह ऐसे बांटने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखें
तो किसी भी कंट्री को उठा के देख लीजिए, अमेरिका को उठा के देख लीजिए, आप साउथ अफ्रीका की इतनी सारी कंट्रियां उनको उठा के देख लीजिए, जब ये ब्रिटिश लोग कहीं से भी निकलते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे कि पूरी तरीके से ये ऐसे स्केल की तरह बाउंड्री बना के अलग थलग करके आज़ाद करके उन नेशंस को बांट दिया करते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड पे हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, अगर आप नक्शा देख पा रहे होंगे तो इस नक्शे के अंदर थे 565 रियासतें। इन 565 रियासतों के साथ साथ 11 प्रोविजंस प्लेसेस जो थे वो ब्रिटिश की थी, यानी कि जो पीला इलाका आपको दिख रहा है वो पूरा का पूरा गुलाम नहीं था, लेकिन जो आपको रेड इलाका दिख रहा है वो गुलाम था। मतलब अंग्रेज जो लोग थे वो सिर्फ रेड प्लेसेस पे थे, और पीले प्लेसेस पे अगर आप देखें तो पीले प्लेसेस पे उस समय 565 रियासतें राज कर रही थी। ये 565 रियासतें प्रिंसली स्टेट थी, राजे रजवाड़े थे, इनके अपने सिक्के, अपनी आर्मी, अपना रुतबा, अपना रूल्स एंड रेगुलेशन चलता था। और जहां पे अंग्रेज हुआ करते थे वो थे रेड वाले प्लेसेस, और यहाँ पे अंग्रेज अपनी चलाते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि पीला वाला इलाका गुलाम नहीं था, वो तो देसी रियासतों ने उनके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को मान रखा था। लेकिन बात आती है जब 565 रियासतें अलग हो रहे थे, तो दोस्तों अंग्रेजों ने 3 ऑप्शंस दिए, अंग्रेजों ने 3 ऑप्शंस दिए, और 3 ऑप्शन जो दिए कि जितने भी देसी रियासत है उन देसी रियासतों को 3 ऑप्शन इस तरीके से दिए। ये कहा गया देसी रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को ये कहा गया कि या तो आप लोग अपना खुद का देश बना लो, या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, और या तो आप इंडिया के साथ चले जाओ। तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े प्लेसेस में पाकिस्तान से अगर कोई प्लेस जुड़ता तो ये प्लेस जुड़ता, अगर इधर का कोई प्लेस पाकिस्तान से जुड़ जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। तो ऐसे जो आपको ये जो पीले पीले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे राजा रजवाड़े रहते थे, कम से कम 565 तो गिनती में आपकी एनसीईआरटी बताती ही है। लेकिन 565 रियासतों को मनवाना, एक साथ जोड़ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये चैलेंज एक्सेप्ट करा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, एंड दैट इज व्हाई उनको आयरन मैन ऑफ द कंट्री बोला जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि आयरन मैन ऑफ द कंट्री इसलिए बोला जाता है, उसका एक पर्टिकुलर और भी एक रीजन है। रीज़न ये है कि एक लॉयर थे ये, और लॉयर के टाइम पीरियड पे ये गए थे कहाँ पे? कोर्ट के अंदर, किसी गुनहगार को किसी बेगुनहगार को फंसाया जा रहा था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका केस लड़ रहे थे। जब वो केस लड़ रहे थे, पेशे से वकील थे, तो उनके पास एक चिट्ठी आती, चिट्ठी में क्लियर कट लिखा होता है कि आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। लेकिन उन्होंने वो पेज पढ़ा और अपने जेब में डाल लिया, और वो तुरंत केस लड़ने लग गए। जो उनका क्या कहते हैं उस टाइम पे विक्टिम था, उनको उन्होंने बचाया, और बाद में लोगों ने पूछा कि क्या हुआ था, कि उस चिट्ठी जो आपके पास आई थी उसके अंदर क्या लिखा गया था। तो वहाँ बताया गया कि वहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, और मेरी वाइफ तो चली गई थी, लेकिन एक जो बेचारा कसूरवार नहीं है, अगर मैं उसको भी नहीं बचा पाया इस टाइम पीरियड पे, तो मेरे लॉयर का या मेरे इस पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा। तो इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ द इंडिया इसलिए बोला गया कि इतना बड़ा दुख एक व्यक्ति जो है, अगर आप देखो तो उनकी वाइफ की डेथ होगी तो सारा केस वेस छोड़ छाड़ के निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों उन्होंने उस टाइम पीरियड पे कोर्ट के अंदर वो लड़ाई लड़ी, और उस बेचारे को, जो बेचारा गुनहगार नहीं था, उसको बचाया। तो उन्होंने कहा प्रेजेंट टाइम में मेरा कर्तव्य ये है, इसीलिए इन्हें आयरन मैन ऑफ द इंडिया बोला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं इनकी, तो दैट इज़ वाई। तो 565 रियासतों को एक साथ मिलाना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी, और दूसरा पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही रहती थी कि जब पार्टीशन हुआ तो हर एक चीज़ का हिस्सेदारी हो रही थी। इतिहासकर्ता बताते हैं कि किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच में सोने की गाड़ी को लेकर लड़ाई हुई थी, और यहाँ पे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रहे थे, और वहाँ पे फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना को फटकार लगाई थी, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ बताया जाता है। अब यहाँ पे ही वॉज द फेवर इन द कॉम्प्रोमाइज विद द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। उन्होंने कहा कि हमें भैया अपने भारत की अखंडता के लिए क्या कहते हैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या करा, 565 रियासतों को एग्री करवाया। 4 रियासतें एग्री नहीं हो पा रही थी, आज़ादी हमें मिल गई थी, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर, ये कहते थे कि सोच के बताएंगे कि अभी हम भारत के साथ जाएंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे। सो दैट इज वाई भाई सिंपल सी बात है, जो हमारे साथ जुड़ते चले गए, हमने उनसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया, और साइन करवाने व्यक्ति वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो साइन नहीं कर रहा था उसको फिर हमने अपने, एक होता है ना जब उंगली सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो वहां पे उन लोगों के साथ हमने क्या करा,
हमने ऑपरेशन चलाया और वो ऑपरेशंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद और जूनागढ़ के साथ हमने सेम ऐसा ही करा था, और वो जो एक चाणक्य नीति थी ना, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही लोगों को बताई कि इस चाणक्य नीति से हम जीत सकते हैं। जैसे चलाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर के अलग अलग नेताओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। हैदराबाद के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप हो रहा था, मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो चलाया, और फाइनली क्या कहते हैं, सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। ड्यू टू पॉलिटिकल डिसीजन ऑफ सम प्रोमिनेंट लीडर, सरदार कुड नॉट सक्सीड इन इंटीग्रेशन कश्मीर फुल्ली। वो उनकी एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही कि वो कश्मीर को एक साथ नहीं जोड़ पाए। हालांकि कश्मीर का इशू भी इनके रहते रहते सॉल्व हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। अब यहाँ पे मेजर हिस्टोरिकल ब्लंडर उनकी लाइफ में यही था। अब बहुत सारे लोग बताते हैं कि इतनी सारी खासियत अगर थी तो दोस्तों फिर भारत के पहले पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बनाए गए? उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताना चाहूँगा। अगर आप देखना चाहेंगे तो डिप्टी पीएम 1947 से 1950 के बीच में रहे, और दोस्तों उस टाइम पीरियड में वो यथार्थवादी थे, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के बहुत ज़्यादा प्रेरक माने जाते हैं। उन्होंने पूरे के पूरे प्रिंसली स्टेट्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी, और इनका रोल अपने आप में ही एक इनक्रेडिबल था। लेकिन भारत के पहले पीएम नेहरू जी बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों नहीं बनाए गए? वीडियो की डिस्क्रिप्शन बहुत सारा खाली है, और मैंने सारा का सारा कमेंट बॉक्स बहुत सारा खाली है, आप सारे कमेंट कर सकते हैं, मुझे अपनी राय दे सकते हैं। दृष्टि IAS के सर थे, क्या कहते हैं, आई थिंक उनका नाम दिव्यकृति करके सर नाम है उनका। उन्होंने बहुत एक अच्छा रीज़न दिया कि सही, मतलब मैंने बहुत जगह खोजा, लेकिन उन व्यक्ति ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि सही मायने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो लायक तो थे, वो एलिजिबल थे, वो नेहरू जी के कंपैरिजन में विजनरी लीडर थे, बहुत लंबे समय तक सोच सकते थे, काफ़ी कुछ कर भी सकते थे। जो ये इनिशिएट दिया है वो आई थिंक नेहरू जी उस लेवल पे नहीं दे सकते थे। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बताया, कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बने, नेहरू जी बने। उसका कारण था उनका एज फैक्टर का होना। नेहरू जी जवान थे, इनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र थी। अगर इनको पीएम बना भी दिया जाता है तो आप नोटिस करेंगे कि वो लंबे समय तक टिकने वाला फील्ड पे व्यक्ति नहीं था। एज मैटर कर जाती है। और उसके बाद नेहरू जी जवान थे, यंग थे, यूथ थे। अगर देश के पहले पीएम बनाए जाते हैं तो लंबे समय तक वो सर्व कर सकते हैं नेशन को। तो एक रीज़न जो जिस तरीके से उन्होंने बताया वो मुझे काफ़ी सटीक लगा, ठीक लगा। और आई थिंक सबके अपने ओपिनियन होते हैं, आपके भी अपने ओपिनियन हो सकते हैं कि क्या होना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट बॉक्स है, जाइए कमेंट बॉक्स में जो आपकी राय हो सकती है वो दे सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि क्या होनी चाहिए। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा सभी को। अगर आप 12th क्लास में हैं, NCERT सीरीज कंप्लीट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक की लिंक है, जाइए देखिए, वॉच आउट करिए और अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। आप जा सकते हैं हमारी EP फैमिली पे टेलीग्राम अकाउंट, जहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, तो ये भी आपको डिस्क्रिप्शन इसमें मिल जाएगा लिंक। और ऑफ कोर्स जो ये PPT से पढ़ाया जा रहा है उसका लिंक आपको EP फैमिली पे मिलेगा। सो दोस्तों, दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज फॉर यू, और आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू। दिस इज इट इन दिस वीडियो।